कहते हैं ना, आदमी को जब एक ऐप पकड़ता है तो दूसरे ऐप भी आने घेरने लगते हैं। सो रघुवर दास को दूसरी कई बुराइयों ने भी जकड़ लिया। रघुवर को कब शराब के शौक ने घेर लिया उसे एहसास ही नहीं हुआ। उसको ऐसों से मित्रता हो गई जो अपने आप में इस क्षेत्र के अखंड खिलाड़ी थे। कहते हैं ना, आदमी को एक ऐप पकड़ता है। परिणाम स्वरूप कोयला खान जाते समय नूर होटल में बैठकी भी जमने लगी। वहाँ खूब खाते पीते और दूसरों की भी सेवा करते। फिर संध्या समय लौटते तो बैठकी होती। धीरे धीरे हाथों में पैसों की तंगी होने लगी तो एक मित्र राम नारायण ने कहा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं हूँ ना। रघुवर का चेहरा खिल गया। राम नारायण ने कहा, चलो प्रभात के पास कितना पैसा चाहिए? मैं ब्याज में दिलवाता हूँ। रघुवर ने मालिक राम की ओर देखा तो उसने भी सिर हिलाकर पुष्टि की, कभी कभी मैं भी लेता हूँ। कितना ब्याज है? संशय से भरकर रघुवर दास ने जानना चाहा। देखो, पैसे कम लोगे तो 10%, ज़्यादा लोगे तो 8%। भैया ऐसा क्यों? हम भी स्वयं खुद लेते हैं। ऐसा तो सभी जगह है। आखिर उन्हें भी तो बाल बच्चे पालने हैं। फिर कितना रिस्क है? घर से पैसे निकाल कर देते हैं। मजाक है क्या? राम नारायण ने बात समझाई तो रघुवर सहमत हो गया। अब शराब के लिए पैसे ब्याज पर लिए जाने लगे थे। शुरू में रघुवर को लगा वह गलत कर रहा है, यह भविष्य के लिए घातक है, मगर तब तक मदिरा का आनंद सिर चढ़कर बोलने लगा था। मित्रों ने समझाया था, हम लोग कोयला खदान में काम करने वाले लोग हैं। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो शराब पीनी होगी। नहीं पियोगे तो हाथ पैर में दर्द रहेगा, काम नहीं कर पाओगे, मन नहीं लगेगा। मालिक राम का उद्देश्य था, आखिर कमाते किसके लिए हो? बंधु, क्या बाल बच्चों का पालन पोषण करके उनके लिए खपना ही हमारा जीवन है? क्या हम कुछ अपने लिए नहीं जी सकते? रघुवर को बातें जचती थी और वह बातें उस मस्तिष्क पर गहरा असर डालती थी। कहते हैं ना, जैसा माहौल वैसा चढ़े रंग। बस रघुवर के साथ भी यही हुआ। वह एक नंबर का मदिरा प्रेमी बन गया और ब्याज पर रुपए लेकर जिंदगी का सुख भोगने लगा। मगर इसका परिणाम भविष्य में तो उसे ही भोगना था। रघुवर को अचानक पता चला उसे कैंसर है। शराब व सूदखोरी के संजाल में वह बुरी तरह फंसा ही हुआ था। अभी हाल में शादी हुई थी। पत्नी रत्ना, जैसा नाम सचमुच वैसे ही रूप, लावण्य से परिपूर्ण रत्नावती थी। उसकी सुंदरता के आगे कोई नहीं ठहर पाती थी। रघुवर का इलाज कोयला खदान की सबसे बृहत्काय हॉस्पिटल में होने लगा। इधर मध्य का नशा छूट नहीं रहा। एक दिन प्रभात घर आ पहुंचा। रघुवर बीमार लेटा हुआ था। प्रभात आए तो पति का मित्र मान रत्ना आगंतुक को भीतर ले आई। भैया, यह क्या सुन रहा हूँ? बहुत दुख हुआ। प्रभात ने दुखी स्वर में कहा। अब क्या कहूँ? कब क्या होगा किससे पता था? प्रभात, ओहो, बड़ी दुखद खबर है। मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो कहना। रत्ना प्रभात की बातें सुन रही थी। घर की स्थिति खराब होती जा रही थी। राशन नहीं था, पैसे नहीं थे, ड्यूटी पर रघुवर जा नहीं पा रहा है। रघुवर ने कहा, भैया तुमने तो हमेशा मदद की है, अभी भी तुम्हारा ही भरोसा है। हाँ कहो, मैं हूँ ना। अब अक्सर प्रभात घर आ जाता, घंटों रत्ना से बातें करता। रत्ना उससे प्रभावित होती चली गई, उस पर विश्वास करने लगी है। कमज़ोर लता थोड़ा सा सहारा पा जाए तो उस पर ही आसरा कर बैठती है। रघुवर इलाज पानी के लिए हॉस्पिटल जाता, कोयला खदान के चक्कर लगाता, कभी लोन के लिए, कभी पीएफ की राशि से लोन के लिए। उसकी स्थिति दिनों दिन खराब हो रही थी। एक दिन रघुवर घर पहुंचा। संध्या का वक्त था। रत्ना को आवाज़ दी। दरवाज़ा खुला तो देखा भीतर प्रभात बैठा है। उसे तो मानो काठ मार गया। रत्ना, यह ठीक नहीं है। रघुवर का स्वर दुख से भरा हुआ था। मगर यह तो आपके मित्र हैं, आपके बारे में ही बातचीत कर रहे थे, हाल चाल पूछ रहे थे। तुम जानती हो मुझे यह पसंद नहीं, और आपको पता है बीमार हो घर का खर्चा चलाने लायक भी नहीं रहे।
तो क्या, मुझे लोन मिल जाएगा, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। रघुवर असहाय है, क्या करे। एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ रत्ना की जवां उम्र। उसे लगा रत्ना प्रभात की ओर आकर्षित हो रही है। प्रभात अक्सर घर आता, उसका हालचाल लेता, फिर खूब हंसता और रत्ना को हंसाता। रघुवर एक दो दफे पत्रकार की भाषा में बात की तो रत्ना बोली, तुम बीमार हो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो और हाँ, मुझ पर विश्वास रखो। रघुवर मानो मन महसूस कर रह जाता। समय की मार, त्रासदी, यही तो है। कभी अपनी पत्नी रत्ना की खूबसूरती पर उसे नाज था। उसे लग रहा था आज वह सबसे लावण्यमयी रत्ना उसके हाथों से निकल रही है और वह असहाय है। एक दिन तो पराकाष्ठा हो गई। रत्ना बाथरूम में नहा रही थी, रघुवर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। अचानक प्रभात आ गया। भैया कैसे हो, कुछ मदद हो तो कहना। बिल्कुल संकोच नहीं। हाँ, अब और किसको कहूँगा। तभी बाथरूम से रत्ना ने झांक कर देखा, सामने प्रभात बैठा है। प्रभात ने रत्ना को देखा और सौंदर्य देखता रह गया। रघुवर की आंखें भीग गई। वह सोच रहा था कि मैं कितना असहाय हो चुका हूँ। रघुवर की नासाज तबीयत के बारे में जानने के फिर एक दिन प्रभात रघुवर के घर पहुँचा। दरवाजा रघुवर की पत्नी रत्ना ने खोला। आज उसकी सुंदरता देख प्रभात सोच में पड़ गया। उसकी आंखों में एक बार फिर धूर्तता चमकने लगी। अपनी आवाज में सहज सी मधुरता घोल वह रघुवर से बोला, रघुवर तुम दवाई लो और आराम करो, जल्द ही ठीक हो जाओगे। रघुवर, लेकिन मैं अभी काम पर नहीं जा पा रहा हूँ। घर कैसे चलेगा, दवा कहाँ से आएगी, यही चिंता खाए जा रही है। आखिर तुमसे कब तक मदद लो। प्रभात, तुम परेशान मत हो बंधु, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। प्रभात की निगाहें बहुत दिनों से रत्ना पर थी। उसकी दुकान से राशन आ रहा, पैसा आ गया, दवाइयाँ भी आने लगी। प्रभात जब तब घर आने लगा। वह रत्ना से बात करने और उसे छूने की कोशिश करता। रत्ना उसके आने से सहम जाती। एक रात रघुवर की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 75,000 जमा करने की बात कही। रघुवर ने प्रभात को बुलाया। प्रभात तो मौके का इंतजार कर रहा था। तिरछी नज़रों से रत्ना को देखते हुए बोला, तुम्हारे ऊपर बहुत उधार हो गया रघुवर, अब फिर इतना रुपया मुश्किल होगा, व्यवस्था करना। हाँ, एक उपाय है, यदि तुम रत्ना को मेरे साथ भेज दो तो। प्रभात, रघुवर चिल्लाने की कोशिश करने लगा और गश खाकर गिर पड़ा। निरीह रत्ना एक बार प्रभात को देखती है, फिर पति को। धीरे धीरे उसका चेहरा कठोर हो गया। बोली, मैं तैयार हूँ। प्रभात की आंखें चमक उठी। तुरंत रत्ना को लेकर चला गया। रघुवर बेबस देखता रहा। आज उसे अपनी शराब पीने की लत का परिणाम देखने को मिल रहा था, जिसका खामियाजा तो भुगत रही थी। रत्ना वापस आई। उसके हाथ में ढेर सारे 1,000 रुपए थे। रघुवर अस्पताल में भर्ती हो गया। इधर प्रभात जब तब रत्ना के पास आता। मोहल्ले में चर्चा होने लगी। 10 दिन बाद जब रघुवर स्वस्थ होकर घर पहुंचा तो रत्ना की लाश पंखे पर टंगी थी। इधर रघुवर रत्ना की लाश से लिपट लिपट कर रो रहा था और कभी शराब न पीने की कस्में खा रहा था। उधर खबर छपी, शराबी पति से तंग आकर पत्नी ने की आत्महत्या, जिसमें प्रभात का जिक्र भी था। खबर पढ़कर रघुवर अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। शराब के कारण एक और हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया।